गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग का नोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट है। आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स भेजे और काफी अच्छा अपना नोट्स बनाए हैं और सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं। आप सभी को मेरे तहे दिल से आपको धन्यवाद। तो इसी तरीके से बच्चों कंटिन्यू रखिएगा और कहीं भी समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के पिछले जो लेक्चर हैं उस पर आधारित जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3 क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इन तीनों प्रश्न की ओर अपना ध्यान एकाग्र करें और आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन जो भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, इसको अपने नोट्स पर भी अलग से शामिल करते जाइएगा। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि द्रवित यानी गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर मुक्त होगा क्लोरीन, सोडियम अमलगम और हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इन दोनों प्रश्न में ध्यान रखना, यहाँ पे द्रवित है और यहाँ पर जलीय है और ये 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करेगा। आपको तांबा यानी कॉपर की मात्रा ज्ञात करनी है। तो ये आप देख रहे हैं 2013 का क्वेश्चन है, ये भी 2013 का है। क्योंकि इसके जैसा ये भी प्रश्न है, इसलिए बोर्ड में आने की संभावना इसकी अधिक है। लास्ट में इसका आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन आप स्वयं आप कोशिश कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर 7 है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस पर आधारित है और उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता और मूलर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ेगा और धात्विक चालकता और इत्यादि पर हम लोग तन्यता का प्रभाव देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, लास्ट में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हैं और ये यदि आपके बोर्ड में पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड में यदि पूछा जाता है तो ये भी 5 मार्क्स के और ये भी 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और हमेशा की तरह इसका सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं। गिवन में जो दिया हुआ है 0.5 मोल प्रति लीटर। आपको पता है कि ये चीज क्या है, मोल रहता है। कितना है? 0.5 मोल प्रति लीटर। NaOH विलयन का कॉलम का विद्युत प्रतिरोध जो कि रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है? 5.55 10 to the power into 10 to the power 3 ओम। और इसका व्यास का मतलब हो गया डायमीटर D, वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों, यहां से डायमीटर का क्या रहस्य है ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, और आपको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। ए क्या है? क्षेत्रफल, एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो आपको R क्षेत्रफल तो प्रश्न में दिया नहीं है, आपको R का एक आप इससे R निकाल कर और πr² निकाल लेंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि लंबाई L का मान दिया हुआ है, R का मान दिया है, हाँ A को रहस्य बना दिया है। आप उसको जब जानेंगे तभी, क्योंकि आपको पता है कि D बराबर क्या होता है 2R, इसलिए आप यहीं से R निकाल लीजिए। R बराबर D/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? क्यों मैं R निकाला? अब यहीं से आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया बराबर क्या हो जाएगा πr², और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, और r का वैल्यू आया गया है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.5 इंटू 0.5 कर सकते हैं। और जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा 3.14 इंटू 0.25, और फाइनली ये आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है L कितना है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में L का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है रो और विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा और मोलर चालकता, ये तीन चीज आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम तीनों फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 को लेकर चल रहे हैं। अब ध्यान दें कि रो इज इक्वल टू RA/L। सिंपल अब क्वेश्चन हो गया। R का वैल्यू कितना दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू A का वैल्यू 0.785। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है बच्चों। क्लियर है? R का वैल्यू 5 ये जो मैंने मान रखा, और A जो यहां पर वैल्यू आया, अपॉन L का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब यदि इसको सॉल्व करें तो देखिए यहां से 0 हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, और 1000 से ये 10⁻³ कट जाएगा। इसके अलावा यहां से 0 हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। तब ये कितना हो गया, आप देखो ये हो गया 555 गुने 785 बटे में 5000। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ होगा इस प्रकार 4 3 5 6 7 5। आप मल्टीप्लाई करके देख लिख सकते हैं कितना आएगा, और बटे में 5000, और फाइनली जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 87.135, और रो का मात्रक क्या होता है तो ओम सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली मैं वैल्यू रखा,
मेन था बच्चों यहां से ये वाला पॉइंट, इसको आप जरूर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आप समझ लेना। यदि आपको कोई दिक्कत लगे तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 यदि देखा जाए तो कुछ इस प्रकार है कि आपको कप्पा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कप्पा, और कप्पा बराबर होता है 1/ρ, और रो का वैल्यू तो आप लोग निकाल चुके हैं ये वाला। तो बहुत सिंपल सा ये हो गया, क्या हो गया 1/87.135। यदि बहुत सिंपल सा हो गया क्योंकि अब एक तरफ से ये डिवाइड करने के लिए हो गया, तो इसके बराबर आएगा 0.0115, और दशमलव को 2 अंक अंदर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻, 2 अंक ले गए -2, और इसका मात्रक जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मेन यहां तक बताने के बाद आप लोगों को स्वयं ये क्वेश्चन यदि बनाते तो निश्चित रूप से बनता। अब एक लास्ट 3 है, 3 को बनाने के लिए मैं कुछ इस स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ध्यान रखना। 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, और बिना मिटाए मैं 3 नंबर जो पार्ट है उसको देख रहे हैं। तो 3 नंबर के लिए आप कर सकते हैं कि मोलर चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा गुने 1000 अपॉन मोल रहता। तो क्या हो जाएगा, ये कप्पा का वैल्यू 1 ये निकाल चुके हैं 1.15 इंटू 10⁻⁻⁻² 10⁻²। या हम क्यों ना सिंपल यही मान रख देते हैं, आपको हल करने में भी आसानी होगा। 0.0115 इंटू 1000 अपॉन मूलरता का वैल्यू दिया है 0.5। तो यहां से दशमलव हटाए तो यहां पे आया 10, और यहां से दशमलव हटाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए बच्चों 3 1 4 ये पूरा कट गया, आपका हो गया कप्पा गुने 0.5 1000, और यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां से दशमलव हटाए ऊपर गया, तो ये आपका हो गया 115 बटे में 5, 115 बटे में 5। तो इस प्रकार से ये 115 बटे में 5, और इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, और मात्रक इसका लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो जैसा कि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे जो m दिया हुआ है r, उसके अनुसार d मेन इसी पार्ट को समझना है, बाकी l का वैल्यू 50 सेंटीमीटर, रो कप्पा और ये मोलर चालकता। तो इसका डायरेक्ट हमने कुछ ज्यादा इसमें मेन यही आपका मेन थीम था इस
क्वेश्चन का। बाकी तो आप देख सकते हैं कि केवल वैल्यू पुट किया गया है और फाइनली इसका आंसर निकला है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चों, खास करके इस डी वाले पोर्शन को। ए आप यदि निकाल लिए तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का यदि हम गिवन पॉइंट देखें तो इसमें कह रहे हैं कि सिल्वर एक धात्विक पात्र जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ए का वैल्यू दिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें धारा 0.2 एम्पियर की धारा आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। आपको पता है कि एम्पियर धारा का मात्रक है और समय दिया हुआ है टी है 3 घंटा 3 घंटे। तो इसको हमें सेकंड में बदलना है। तो 3 × 60 तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है कुछ इतना सेकंड। ये आपका समय हो गया और कह रहा है कि सिल्वर निक्षेपित होता है और निक्षेपित सिल्वर की मोटाई ज्ञात करें। यदि केवल मात्रा पूछता, W का मान पूछता, तब तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले वही ज्ञात करना है। और घनत्व से आप घनत्व प्रश्न में दिया हुआ है D, घनत्व डेंसिटी, डायमीटर नहीं है ये, लेकिन इसको भी D से इंडिकेट करते हैं और ये दिया हुआ है 10.47 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और परमाणु भार MW का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 108 ग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम W का वैल्यू, क्योंकि घनत्व बराबर आप जानते हैं कि द्रव्यमान बटे में आयतन है और आयतन क्या होता है, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। तो जो मोटाई है वही आपको H फाइंड आउट करना है, मोटाई यानी कि H आपको फाइंड आउट करना है। तो कहीं ना कहीं घनत्व से भी रिलेशन है और आपको द्रव्यमान से भी रिलेशन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फैराडे के फर्स्ट लॉ देखते हैं। वी नो दैट according to फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या है, W इज इक्वल टू MW अपॉन N इंटू 96,500 इंटू I इंटू T। अब इसको आप सॉल्व करें तो MW का मान कितना हो गया 108 जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, गुने I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 और T का वैल्यू 10800। N का वैल्यू आप सिल्वर के लिए हमेशा से, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो या कुछ भी हो, सिल्वर के लिए आप हमेशा जैसे AgNO3 है, ये डिपॉजिट होगा तो Ag प्लस और NO3 माइनस में, तो यहाँ पर N का वैल्यू 1, तो यहाँ N के स्थान पे हम 1 रखेंगे और ये हो गया 96,500। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ 10 आएगा और 1 0 1 0 इससे कट जाएगा।
और फाइनली कुछ W मैं यहां पे कर रहा हूं, कितना आएगा 100 वाट गुने 2 गुने 100 वाट अपॉन 9650 तो इसको जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये कुछ इस प्रकार से आएगा 2.4174 ग्राम। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप W का वैल्यू आप निकाल लिए और जब W का वैल्यू निकल गया तो अब ध्यान दें, घनत्व तो बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व तो प्रश्न में दिया है तो यहां से एक अलग पॉइंट पर कर सकते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, क्योंकि आयतन में ही छुपा हुआ है मोटाई, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी कि मोटाई h। घनत्व का वैल्यू कितना दिया हुआ है प्रश्न में, घनत्व दिया हुआ है 10.47 और द्रव्यमान का वैल्यू है 2.4174 अपॉन आयतन यानी कि V वॉल्यूम। तो आपको पता है कि आप डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसलिए V इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4174 अपॉन 10.47 इतना आएगा। तो इसको जब आप लोग भाग देंगे तो ये जो वैल्यू आएगा कुछ इतना आएगा 0.23 सेंटीमीटर क्यूब। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, चूंकि YouTube पर आप वीडियो के माध्यम से हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप स्वयं देख सकते हैं। मैं कैलकुलेशन पहले से ये कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं और इसीलिए डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखा हूं, आप देख लीजिएगा। तो आपको पता चला कि ये V का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आयतन बराबर, ये आपका किस चीज का वैल्यू आया आयतन, तो आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट आयतन यानी कि आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई या ऊंचाई, इसी को h हम कह रहे हैं। तो यहां पर मोटाई बराबर क्या हो जाएगा आयतन बटे में लंबाई गुने चौड़ाई। और आपको पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है क्षेत्रफल, एरिया। तो आप लिख सकते हैं कि आयतन बटे में क्षेत्रफल। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है आयतन 0.23 अपॉन क्षेत्रफल कितना है 800 एरिया 800। तो इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आएगा 0.00028 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4 2.8
इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये आपका आ गया एक्चुअल जो उसकी मोटाई होगी वो वाली। कहीं पर कोई समस्या बच्चों? यदि इन दोनों प्रश्न को आप दो बार बनाइएगा। यदि आपके बोर्ड में आता है, आने की संभावना भी है, यदि आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिर्फ हमेशा आप घनत्व को ध्यान में रखिएगा और एक फार्मूला, जैसे ही प्रश्न में मोटाई पूछा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि जो मोटाई है वो आयतन से निकलने वाला है। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जो ऊंचाई है वही उसकी मोटाई है और लंबाई गुने चौड़ाई जो है वो क्षेत्रफल है, जो कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो मोटाई ज्ञात करने के लिए प्रश्न में आप आयतन का इस्तेमाल करेंगे और आयतन चूंकि नहीं दिया है उसके लिए घनत्व दिया है और घनत्व बराबर आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान बटे में आयतन। और द्रव्यमान हमने कहां से निकाला? फैराडे के फर्स्ट लॉ से। फैराडे के फर्स्ट लॉ से ये निकाले और द्रव्यमान की जगह पे इसको रखे, घनत्व दिया हुआ, यहाँ से आयतन निकल गया और आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई, और यहाँ से हमने मोटाई निकाल लिया, लंबाई गुने चौड़ाई को क्षेत्रफल कर दिया और डायरेक्ट ये वैल्यू रखे। आप प्रश्न को एक बार सीधा देखिए और एक बार उल्टा भी देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि प्रश्न लास्ट से ये किस तरफ वो मोड़ रहा है। यदि आप दोनों तरफ से एक बार देख लेते हैं ना तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कहीं भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत समस्या नहीं होती है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल आज के प्रश्न थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग आज के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। इसको हम थ्योरेटिकल पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा और हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों तो आज का जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में ये दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले प्रश्न के लघु उत्तरीय प्रश्न में या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है। ये दोनों आप जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके जो डिफरेंस है उसमें से पूछा जाता है। धात्विक चालकता तथा वैद्युत अपघटनी चालकता में अंतर पूछा जा रहा है। धात्विक चालकता का मतलब हो गया कि जैसे जो हम करंट फ्लो कराते हैं किसी वायर में, तार में, तो उसमें क्या होता है, और जो वैद्युत अपघटनी सेल है, बैटरी है, उसमें जो चालकता होती है, जो करंट फ्लो होता है, उसमें किस प्रकार से होता है, उसमें किस कारण से होता है, ये आपको अंतर बतानी है। धात्विक चालकता को आप ध्यान रखिएगा कि जो वायर में, किसी भी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी बात की जा रही है। धातु में करंट का फ्लो जो हो रहा है उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहला अंतर जो है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा कि जो फर्स्ट है, जो धात्विक चालकता होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। आप लिख सकते हैं कि धात्विक चालकता इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है और धातु में इसी इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी चालकता होती है। मेन ये पॉइंट है। लेकिन वैद्युत अपघटनी चालकता किस प्रकार से होती है, किसके कारण से होती है, तो मैं केवल मेन पॉइंट लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा।
जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता आयन प्रवाह, आयनों के प्रवाह के कारण होता है। जैसे NaCl है, वैद्युत अपघट्य है, यदि NaCl वियोजित होता है तो Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये क्या हो गए, धनायन और ऋणायन। इसी आयनों के प्रवाह के कारण वैद्युत अपघटनी चालकता संभव हो पाता है। अब देखते हैं कि दूसरा डिफरेंस क्या है। तो धात्विक चालकता में किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। आप देखे होंगे कि किसी वायर में यदि हम धारा सप्लाई करें, करंट फ्लो कराएं, तो ऐसा नहीं कि जिधर से फ्लो हो रहा है उधर फिर बाद में कुछ दिन बाद वो तार पतला हो जाएगा, एक तरफ मोटा हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। आप लोग जानते हैं, देखे भी हैं कि कभी भी तार की मोटाई ऐसा नहीं है कि एक साल बाद एक तरफ पतला हो जाएगा, दूसरी तरफ मोटा हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो धात्विक चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। सेल जो होता है उसमें का एक प्लेट गल जाता है और दूसरा प्लेट मोटा हो जाता है। जो कैथोड होता है वो मोटा हो जाएगा, जबकि एनोड जो होता है वो गलने लगता है, गल जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि धात्विक चालकता में, मैं पूर्णतः लिख नहीं रहा हूं, जो मेन पॉइंट है उसको लिख रहा हूं। धात्विक चालकता में पदार्थ का, आप क्या लिखेंगे, धात्विक चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। ये कैसे ध्यान में रहेगा कि जो मैं एग्जांपल दिया कि आप वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जो वायर है कुछ दिन बाद, एक साल बाद एक तरफ पतला हो जाएगा या एक तरफ मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेल में होता है। इसमें क्या होगा, आप इसमें लिख सकते हैं, जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। जो इसका अंतर है वो एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो थर्ड अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा भी गया है। धात्विक चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। आप ये पॉइंट ताप का प्रभाव के लिए है, ताप का प्रभाव। तो यदि धात्विक चालकता देखी जाए, यदि उसमें ताप वृद्धि की जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता धात्विक चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? धात्विक चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होगा। धात्विक चालक के प्रतिरोध में वृद्धि, यहां पर ध्यान रखना, प्रतिरोध में वृद्धि हुआ तो चालकता में क्या होगी? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो उसके जो कंडक्टेंस है उसकी चालकता में कमी आएगी। क्योंकि आपको पता है कि चालकता बराबर C बराबर 1/R। तो R का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा। अतः ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता
में कमी आती है। धात्विक चालकता में कमी आती है। क्लियर है बच्चों? इसमें ध्यान रखना। अब यही पॉइंट यहां पर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट। जस्ट इसके विपरीत मैं उसके लिए बोल रहा हूं। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघटनी चालकता, वैद्युत अपघटनी चालक में प्रतिरोध, वैद्युत अपघटनी चालक के प्रतिरोध में कमी आती है। जस्ट इसके विपरीत है। ये क्या है? विपरीत। आप लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघटनी चालक के प्रतिरोध में कमी आती है। प्रतिरोध में कमी आती है। अतः चालकता में आप लिख सकते हैं, अतः वैद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि होती है। वैद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि, वैद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्यों, कैसे ये वृद्धि हो गया, क्यों प्रतिरोध में कमी आया? चूंकि वहां पे आयन फ्लो कर रहा है बच्चों, उसकी ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीज होगा और वो बहुत तेजी से आयन तेजी से आवागमन उनका होने लगेगा और वैसी स्थिति में रेजिस्टेंस में कमी आ जाएगी और वैद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये थर्ड पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। अब हम लोग तीसरे, जो इस आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है कि विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट चालकता पर तन्यता का प्रभाव। सबसे पहले इसको मैं मिटा रहा हूं। यह है विशिष्ट चालकता पर तन्यता का प्रभाव। दो में हमें देखना है, ये हेडिंग रहेगा, 2 मार्क्स लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले हम विशिष्ट चालकता पर देखें। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता जो इकाई आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी। इकाई आयतन का मतलब मान लीजिए कि ये एक वैद्युत अपघटनी सेल है और इसमें ये वैद्युत अपघट्य है, इसका इकाई आयतन ये हो गया, इकाई आयतन। इसमें आयन मान लीजिए 1 2 3 4 है। इसको हमने जब तनु किया यही और यहां तक फ्लो पूरा भर दिया। तनु करने का मतलब उसमें हम केवल उसके विलायक को मिलाए, वैद्युत अपघट्य को नहीं मिलाए। तो अब देखेंगे तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या, जैसे यहाँ पे 4 है तो अब तो कुछ कम हो जाएगा ना, क्योंकि आयन उतना ही है और उसका आयतन बढ़ गया। तो हमें इकाई आयतन में आयनों की संख्या देखनी है। तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या इसमें क्या हो गया? कम हो गया। चूंकि, ध्यान से सुनना, चूंकि विशिष्ट चालकता इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है,
अतः विशिष्ट चालक विलयन को तनु करने पर विशिष्ट चालकता का मान घटेगा, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट रही है। तो लिख सकते हैं कि विलयन को तनु करने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है। विशिष्ट चालकता का मान घटता है। कारण भी नीचे लिख सकते हैं। चूंकि विशिष्ट चालकता इकाई आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः तनु करने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता में कमी आती है। तो ये हो गया विशिष्ट चालकता। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ध्यान देना बच्चों, तनु करने पर जो विशिष्ट चालकता है, मोलर चालकता है, उसका मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा उसको भी मैं अभी बताऊंगा। विलयन को तनु करने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है। इसका कारण आप जानते हैं कि मोलर चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। चूंकि तनु करने पर मोलरता का मान घटेगा, अब मोलरता का मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ये मान यदि कम हो जाए तो भाग देना है ना, ये जितना ही अधिक होगा उतना ही इसका मान कम होगा, और जितना ही ये कम होगा, m का मान जितना ही कम होगा उतना ही इसका मल्टीप्लीकेशन अधिक आएगा। चूंकि तनु करने पर मोलरता में कमी आती है। अतः उपरोक्त सूत्र के अनुसार
मोलर चालकता में वृद्धि होगा। तो ये था बच्चों आज का ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट शुरुआत में आपको 3 प्रश्न दिए थे, उसका आंसर कुछ इस प्रकार है, आप लोग मिला सकते हैं। फर्स्ट का आंसर जो है वो बी है, सेकंड का आंसर जो है डी है, और थर्ड का आंसर जो है वो बी है। इसको आप मिला लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। आज का इम्पोर्टेंट हम लोग 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।